जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आपके तैयारी को और बेहतर करने के लिए मैं 8 जुलाई 2023 का जितने भी द हिंदू से संबंधित करंट अफेयर्स है उसको मैं शुद्ध हिंदी में लेकर के आ गया हूं। तो देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में डेली मैप प्रैक्टिस जो कि हम लोग डेली देखते हैं उसको हम लोग करेंगे। उसके बाद से इको सेंसिटिव जोन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1972, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, संयुक्त राष्ट्र उच्च सागर संधि या फिर उसी को यूएन हाई ट्रीटी, इसको देखेंगे ये क्या है, क्यों चर्चे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये अभी नया नया ये बना हुआ है, तो इसमें क्या है, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। उसके बाद से रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए ये आर्टिकल है, तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे क्या खास खास बातें हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेली मैप प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे भूमध्य सागर से संबंधित जुड़े हुए जितने देश हैं और भूमध्य सागर के अंतर्गत और भी चीजें जो हैं उनको भी हम लोग क्लियर करेंगे। कल भी मैं बताया था, लेकिन कल मैं अच्छे से क्लियर नहीं कर पाया था, संतुष्टि नहीं मिली थी कि अच्छे से क्लियर कर पाया हूँ। थोड़ा बहुत उसमें मिस्टेक भी हो गया था, तो इसलिए मैं इसको अभी लेकर के आया हूँ ताकि इसमें हम लोग पूरी तरीके से क्लियर कर सकें। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग देश देखेंगे, इसमें देश किस तरीके से हैं। बहुत सारी चीजें इसमें है जो एक मैप में नहीं मिलते हैं, इसलिए कई बार इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखिए, हम लोग मैप के अंतर्गत जो सबसे पहले देश रहेंगे तो थोड़ा बहुत आपको इधर उधर दिखेगा, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है। आपको माइंड में ये रखना है कि इसके साउथ में कितने देश हैं, नॉर्थ में कितने देश हैं और ईस्ट वेस्ट में कितने कितने देश हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलिए, सबसे पहले हम लोग नॉर्थ की ओर चलते हैं, यानी कि उत्तरी क्षेत्र, मतलब भूमध्य सागर का उत्तरी क्षेत्र। ठीक है, भूमध्य सागर का उत्तरी क्षेत्र में आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ से लेंगे। दिमाग में भी इसी तरीके से सीक्वेंस से याद रखेंगे तो थोड़ा जल्दी याद होगा। देखिए, सबसे पहले स्पेन है, स्पेन के बाद से फ्रांस है, फ्रांस के बाद से इटली है, इटली के बाद से यहाँ पे स्लोवानिया है, उसके बाद से क्रोवेशिया है। यहाँ का जो देश है ना बहुत छोटा छोटा है, तो सही से समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैं उसको इस तरीके से लिख दिया हूँ। बाकी सब यहाँ पे जो भूमध्य सागर है उसके उत्तरी क्षेत्र में ही है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे आप वोत्सिया या फिर हर्ज गोविना, हर्ज गोविना, ये एक ही है दोनों नाम। ठीक है, और यहाँ पे ये मोन्टेनियो, फिर अल्बानिया, उसके बाद से ग्रीस। ये ग्रीस का पूरा, ग्रीस का क्षेत्र है ना, तो ये ग्रीस का पूरा क्षेत्र है, ध्यान रखेंगे। तो ये ग्रीस का क्षेत्र है। उसके बाद से आप आगे इधर आते हैं, तो अब हम लोग यहाँ पे इसका पूर्वी साइड में ले लेंगे। पूर्वी साइड के अंतर्गत जो देश है उसको देखेंगे तो तुर्की है, सीरिया है, लेबनान है और इजराइल है। उसके बाद से हम लोग इसमें दक्षिणी क्षेत्र में देखते हैं तो मिस्र है, मिस्र के बाद से लीबिया है और लीबिया के बाद से यहाँ पे अल्जीरिया देखेंगे। अल्जीरिया के ही मतलब उसके बॉर्डर के अंदर वो रहता है, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे ट्यूनीशिया। मैं आपको अभी मैप भी दिखाता हूँ, ये है मोरक्को। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया अपना दक्षिणी क्षेत्र में। देखिए, मैप देखते हैं हम लोग, इसमें थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा थोड़ा। देखिए, ये जो लीबिया का क्षेत्र है ना, एक मिनट, ये जो लीबिया का जो क्षेत्र है, ये लीबिया का जो क्षेत्र है, यहाँ पे आप देखेंगे कि लीबिया हो गया और एक मिनट, कर्सर थोड़ा सही से काम नहीं कर रहा। देखिए, ये अल्जीरिया। ठीक है, लीबिया और यहाँ पे अल्जीरिया, इसी के आप मध्य में देख रहे हैं यहाँ पे ट्यूनीशिया। ठीक है, इसका राजधानी है ट्यूनिस। तो ये यहाँ पे भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे। और फिर आगे चलेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मोरक्को है, ये इसके बगल में, अल्जीरिया के बगल में मोरक्को है। अब हम लोग इसके अंदर में जो जो चीजें खास बातें हैं उसको हम लोग देखेंगे। कुछ कुछ द्वीप है, एक देश और है इसी के अंतर्गत, यहाँ से एक बार प्रश्न पूछा था, साइप्रस। ठीक है, तो साइप्रस एक देश है यहाँ पे और इसकी जो राजधानी है वो निकोसिया है। तो ध्यान रखेंगे इसको थोड़ा सा। यहाँ से
देखिए मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप देखेंगे अगर आप भी ध्यान दिए होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनता है। इससे कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं, इसके ये भूमध्य सागर के अंतर्गत कौन कौन से देश हैं, उसमें कौन कौन से द्वीप हैं। तो इस तरीके से प्रश्न एक दूसरे से जो बॉर्डर से जो सभी देश जुड़े हुए, तो इन सभी चीजों से प्रश्न थोड़ा ज्यादा बनता है। चलिए अब हम लोग फिर से वापस चलते हैं और देखते हैं फिर इसमें कि भूमध्य सागर के अंदर में और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पे भी इसको उत्तरी क्षेत्र से शुरू करते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बेलारिक सागर, बेलारिक सागर आप देखेंगे ये स्पेन के बॉर्डर पे आप देखेंगे यहाँ पे ये है बेलारिक सागर। ठीक है, बेलारिक सागर और ये बेलारिक द्वीप, ये भी स्पेन के अंतर्गत आता है। और उसके बाद से आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दो द्वीप दिखेंगे। एक द्वीप ये हो गया और ये एक द्वीप हो गया। तो ये है कोर्सिका और ये है आपको सर्डिनिया, ये सर्डिनिया है। और बीच में इन दोनों के बीच में एक जल संधि है। इस जल संधि का नाम है बेनिफेसियो जल संधि। ठीक है, बेनिफेसियो जल संधि याद रखिएगा। और इसी के पास में ही यहाँ पे एक सागर है। बहुत अच्छे से तो मैं ये चित्र नहीं बना पाया हूँ, लेकिन फिर भी समझाने के लिए इतना आप समझ सकते हैं। यहाँ पे है टरहेनियन सागर, टरहेनियन सागर। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद से हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो इटली का क्षेत्र है, यहाँ पे जो इटली है, इटली के जस्ट यहाँ पे एक और संधि है। ठीक है, तो ये एक और जल संधि है, इसका नाम है मसीना जल संधि। मसीना जल संधि को पार करेंगे तो यहाँ पे है सिसिली, सिसिली द्वीप है। ठीक है, तो सिसिली द्वीप कहाँ पे है, तो भूमध्य सागर में है, याद रखेंगे। उसके बाद से हम लोग थोड़ा सा और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि ये है आयोनियम सागर। आयोनियम सागर के ऊपर में जाएंगे तो आपको यहाँ पे ओटेरेंटो संधि दिखेगा। ठीक है, ओटेरेंटो, ओटेरेंटो सागर इस तरीके से नाम है, ध्यान रखिएगा। देखिए सीक्वेंस ऐसे ऊपर से यहाँ नीचे से ऐसे ऊपर की ओर जाते हुए भी याद रखेंगे तो याद हो जाता है। 2-3 बार, 1-2 बार और हम लोग बीच में देख लेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से और आगे जाते हैं यहाँ पे, तो ये है एड्रियाटिक सागर। ठीक है, एड्रियाटिक सागर है ये, यहाँ पे आपको दिखेगा एड्रियाटिक सागर। और ये भी इटली के ये पूर्व में आपको दिखेगा यहाँ पे। और इधर जो मैं आपको बताया ये पश्चिम में दिख रहा है, यहाँ पे ये बेनिफेसियो जल संधि और टरहेनियम सागर, ये इटली के पश्चिम में है। और इटली के पूर्व में क्या है, एड्रियाटिक सागर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो ग्रीस है। ग्रीस का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत यहाँ पे दो सागर है, एक है एजियन सागर और एक है थ्रेसियन सागर। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें सागर वगैरह जल संधि है, तो इसलिए थोड़ा सा जगह नहीं हो पा रहा था। ठीक है, मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, तो उससे भी अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप थोड़ा सा इसको आप भी खुद एक मैप बना करके थोड़ा बड़े चार्ट में एक बना लेंगे इसको और बार बार देखते रहेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये थ्रेसियम सागर, यहाँ पे एक जल संधि है, जल संधि का नाम है यहाँ पे डार्डिनियस जल संधि। जो डार्डिनियस जल संधि है उसके बाद से आपको दिखेगा मरमरा सागर। मरमरा सागर के बाद से फिर एक जल संधि दिखेगा जो कि बासबोरस जल संधि है। उसके बाद से ये जो बाउंड्री है, ठीक है, ये जो जल संधि है ना, उसके बाद से काला सागर आ जाता है। तो भूमध्य सागर को अगर इस तरीके से पूछा जाए कि भूमध्य सागर से कौन सा जल संधि अलग करता है, तो बासबोरस जल संधि, या फिर हम लोग कई बार यहाँ से ही बोलते हैं ये डार्डिनियस जल संधि। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इतनी सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो नहीं बताता मैं। तो थोड़ा सा धैर्य रख करके इसको देखेंगे, समझेंगे। और ज्यादा आपको और अच्छे से पढ़ना है तो आप मैप बना करके पढ़िए साथ में, बहुत अच्छा लगे। आप भी साथ में मैप बनाइए, आपको जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक है, और जब याद हो जाता है थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ स्टडी चल रहा है मेरा इस तरीके से।
अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये सिलीसियन सागर, सिलीसियन सागर है यहाँ पे तुर्की के क्षेत्र में, यहाँ पे देखेंगे। यानी कि साइप्रस, ये साइप्रस एक देश है, ठीक है, साइप्रस एक देश है। तो इस साइप्रस देश के जस्ट ऊपरी क्षेत्र में यानी कि उत्तरी क्षेत्र में आप देखेंगे तो ये एक सागर है जिसका नाम है सिलीसियन सागर, ठीक है, साइप्रस देश है। और साइप्रस देश एक ये भूमध्य सागर के अंतर्गत यहाँ से प्रश्न आता है कि यही एक ऐसा देश है जो कि पूरा तरीके से लॉकलैंड है, किसके सॉरी मतलब भूमध्य सागर के चारों तरफ से घिरा हुआ है ना, चारों तरफ से भूमध्य सागर का उसका बाउंड्री जो है उसके अंतर्गत है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे थोड़ा सा मिस्र की ओर, मिस्र के उत्तरी लीबिया के उत्तरी क्षेत्र में जाते हैं तो क्रेटे सागर हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ क्रेटे द्वीप द्वीप भी यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद से लीबिया के अंतर्गत आप देखेंगे उत्तरी क्षेत्र में यहाँ पे लीबियन सागर दिखेगा। फिर हम लोग आते हैं अल्जीरिया, तो अल्जीरिया में यहाँ पे गावेज की खाड़ी दिखेगी, गावेज की खाड़ी, ठीक है। उसके बाद से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिएगा सिसली की खाड़ी, जो ये सिसली द्वीप है यहीं पे इसकी सिसली खाड़ी है, ये थोड़ा सा यहाँ पे हो गया, इसको यहाँ पे रहना चाहिए था, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद से अल्बोरान सागर, अल्बोरान सागर ये मोरक्को के क्षेत्र में आपको दिखेगा। और फिर यहाँ पे आता है जिब्राल्टर संधि, ये जो जिब्राल्टर संधि है ये अटलांटिक को भूमध्य सागर से अलग करता है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। और ये जो भूमध्य सागर है इसके अंतर्गत एक तो यहाँ पे यूरोप महाद्वीप इधर से और यहाँ से आप इधर देखेंगे तो अफ्रीका, इधर देखेंगे तो एशिया, तो ये तीन द्वीपों को यहाँ पे जोड़ता है एक तरीके से, या फिर ये कह सकते हैं कि तीन द्वीप भी इससे जुड़े हुए हैं भूमध्य सागर से, ठीक है, तीन द्वीप के देश यहाँ पे जुड़े हुए हैं इससे। तो इस तरीके से आप एक बार और देख लेंगे अच्छे से, मैं बीच में एक बार और ले आऊंगा इसको, फिर से आपको यहाँ पे मैप बता दूंगा, क्योंकि मैप क्या है बार बार देखना जरूरी होता है, एक बार में याद नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक बार चलिए मैं इसको यहाँ पे जो देश है उसको फिर से बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे उत्तरी क्षेत्र में, भूमध्य सागर के उत्तरी क्षेत्र में है स्पेन, फ्रांस, इटली, उसके बाद से है स्लोवानिया, और फिर क्रोएशिया, फिर बोस्निया और हर्जेगोविना, उसके बाद से है मोंटेनेग्रो, उसके बाद से अल्बानिया, फिर ग्रीस, फिर उसके बाद से पूर्वी क्षेत्र में है तुर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल। उसके बाद से भूमध्य सागर के दक्षिणी क्षेत्र में है मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, मोरक्को, ठीक है। मैप बनाने का अभी कष्ट करेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगे आपको, ज्यादा जल्दी याद हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, जो करंट अफेयर्स जो मेन बातें हैं उसको हम लोग देखते हैं इसमें। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन। तो ये इको सेंसिटिव जोन है, ये अभी करंट न्यूज में बहुत ज्यादा चर्चे में है। ये इसलिए है क्योंकि इसके लिए लगातार आंदोलन चल रहा है हर जगह पे, साउथ क्षेत्र में कुछ ज्यादा ही आंदोलन चल रहा है। इसलिए चल रहा है क्योंकि देखिए इसका भी रख रखाव सही से मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। इको सेंसिटिव जोन जो है इसका अच्छे से मतलब देख रेख नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पे इतने सारे एक्ट वगैरह बने हुए हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इन सभी के कहीं ना कहीं इन सभी का जिस तरीके से पालन करना चाहिए, या फिर जिस तरीके से वन क्षेत्र या फिर कोई भी इको सेंसिटिव जोन है तो वहाँ की जो पारिस्थितिकी तंत्र होनी चाहिए उसको सही से देख रेख नहीं किया जा रहा था। इसके कारण से थोड़ा सा विवादित चल रहा है। तो हम लोग पहले देखते हैं यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन जो है हमारे भारत में कहाँ कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उत्तरी क्षेत्र में यहाँ पे देखेंगे सुल्तानपुर नेशनल बर्ड सेंचुरी हरियाणा, ठीक है। तो ये हम लोग का इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आता है। उसके बाद से ओखला बर्ड सेंचुरी नोएडा, ये वाला है। और उसके बाद से सुंदरबन वेस्ट बंगाल, इसके अंतर्गत ये है। और फिर हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र में यहाँ पे ये है करनाला बर्ड सेंचुरी मुंबई के अंतर्गत। और फिर यहाँ पे देखेंगे वेस्टर्न घाट, ये महाराष्ट्र में, दोनों महाराष्ट्र में है। तो ये जो है ये सब यहाँ पे सेंसिटिव जोन है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे बांदीपुर नेशनल पार्क, ये टाइगर रिजर्व है, टाइगर
बांदीपुर नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है कर्नाटका के अंतर्गत। उसके बाद से यहाँ पे आप देखेंगे कि पुलिकट बर्ड सेंचुरी नॉर्दर्न तमिलनाडु के अंतर्गत और साउदर्न आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। तो ये सब इको सेंसिटिव जोन है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इको सेंसिटिव जोन के बारे में और क्या क्या खास बातें हैं, क्योंकि यहाँ से ये विवादित है तो यहाँ से प्रश्न आने का संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, देखिए ये इको सेंसिटिव जोन किस तरीके से घोषित होता है, तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत ये होता है। उसके बाद से आगे देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2002 से लेकर के 2016 में ये निर्धारित किया गया था इस चीज को इको सेंसिटिव जोन के लिए। 2000 से लेकर के मतलब 2016 तक का निर्धारण इसमें किया गया था। ठीक है, यानी कि 2002 से ये चल रहा था, किया गया। उसके बाद से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत राज्य सरकारों को राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों की सीमाओं के 10 किलोमीटर के भीतर आने वाली भूमि को इको सेंसिटिव जोन या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की यहाँ पे बात की गई। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पे पर्यावरण की दृष्टि से, वहाँ के जीव जंतु हर चीजों की दृष्टि से वहाँ पे ऐसा लगता है कि वहाँ बहुत ज्यादा उसके जीव जंतु, वहाँ का जो इकोसिस्टम है उसको संरक्षित करना जरूरी है, तो हम लोग उसको संरक्षित करने के लिए इको सेंसिटिव जोन घोषित करते हैं। घोषित करने का एरिया कितना है, 10 किलोमीटर, याद रखिएगा। ठीक है, ये याद रखना है किसी भी हालत में। लेकिन एक चीज और ध्यान देंगे कि ये 10 किलोमीटर एकदम 100% 10 किलोमीटर नहीं है। अगर सरकार को लगता है कि इको सेंसिटिव जोन 10 से 12 किलोमीटर तक हो सकता है तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये मान करके चलेंगे 10 किलोमीटर होता है, लेकिन इसके लिए एकदम केवल 10 किलोमीटर ही होता है, इस तरीके का नहीं रखना है। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं इसके बारे में, इको सेंसिटिव जोन के बारे में। देखिए इको सेंसिटिव जोन में प्रश्न इसी तरीके का व्यवहारिक चीजें बनती है कि इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां प्रतिबंधित है या कौन सी गतिविधियां किया जा सकता है, इस तरीके का। तो यहाँ पे देखिए कि वाणिज्यिक खनन जो है ये इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ESZ भी कहते हैं। ठीक है, इको सेंसिटिव जोन्स। तो ये वाणिज्यिक खनन, ठीक है, आरा मिल, मतलब जितने भी जो आरा मशीन होता है, मतलब क्या करते हैं पेड़ को काट काट के वो जो कुछ कुछ बनाते हैं तो उसी को आरा मिल कहते हैं। यहाँ पे प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग, प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना, लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग, ये सारी चीजें जो हैं जो इको सेंसिटिव जोन में प्रतिबंधित है, पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ देखिए केवल इतना ही तो नहीं होगा, तो आप इसके एक क्या बोलते हैं, इसके बेसिक चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे वाणिज्यिक खनन, तो खनन वाले कोई भी चीज ऐसा ऑप्शन में आया तो खनन से आपको एक ऑप्शन से आपको समझ जाना है कि खनन वाले कोई भी चीजों को यहाँ पे प्रतिबंधित किया गया है। आरा मिल, इस तरीके कोई भी पेड़ काटने टाइप का कोई भी ऐसा मिल को यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे। तो जरूर नहीं है यहाँ पे आरा मिल रहा है, यहाँ पे कुछ और भी मिल हो सकता है। तो ऐसा ऑप्शन में जब आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। प्रदूषण फैलाने वाले यहाँ पे उद्योग, समझ में आ गया होगा। जो भी ऐसा उद्योग का नाम अगर आपके ऑप्शन में है और आपको लग रहा है कि ये तो प्रदूषण फैला सकता है, तो इसको यहाँ पे बनने नहीं देना है। ठीक है, उसके बाद से प्रमुख जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना किसी प्रकार की हो उसको यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे। लकड़ी के संबंधित व्यावसायिक उपयोग, ये समझ में आ गया। उसके बाद से देखिए यहाँ पे क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पे संचालित कृषि, बागवानी, ये सारी चीजें कर सकते हैं। वर्षा जल संचयन कर सकते हैं। जैविक खेती और नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं। हरित प्रौद्योगिकी को यहाँ पे अपना सकते हैं, यानी कि उसका यूज कर सकते हैं। तो इसको अलाउ करते हैं, इसको अलाउ नहीं करते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो इको सेंसिटिव जोन है उसका क्या महत्व होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या महत्व है इसका, बहुत ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि शहरीकरण या विकासात्मक गतिविधियों के प्रभाव को कम करने के लिए संरक्षित क्षेत्रों से
सटे क्षेत्रों को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ठीक है, जितने भी ऐसी जो इस तरीके के मतलब कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनको शहरीकरण के क्षेत्र से थोड़ा सा अलग रखा गया है। ठीक है, और सेंसिटिव भी हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की दृष्टि से, तो इसलिए उसको थोड़ा सा संरक्षित नहीं रखेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो भी विलुप्त हो जाएगा, फिर आगे चल करके हमें को प्रॉब्लम होना है, तो इसलिए उस चीजों को संरक्षित रखें। उसके बाद से ESZ इनपुट इन सीटू संरक्षण में मदद करते हैं। इन सीटू संरक्षण में किस तरीके से मदद करते हैं? इन सीटू में देखिए, अगर आपको जानकारी होगा तो इन सीटू का मतलब एक तरीके से हम लोग अपने इस पर्यावरण के संदर्भ में हम लोग ये मानते हैं कि अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले देखा था कि हरियाणा से कुछ शायद याद नहीं आ रहा है, चिड़िया या फिर हाँ शायद चिड़िया ही थी, है ना, उसको मध्य प्रदेश के बर्ड सेंचुरी में लेकर के आया गया था, है ना। तो यहाँ पे इसलिए लाया गया था क्योंकि यहाँ पे प्रजाति समाप्त हो रहे थे, तो यहाँ पे इसलिए मध्य प्रदेश में लेकर के आया गया हरियाणा क्षेत्र से। तो ये क्या हुआ, ये हुआ एक्स-सीटू। ठीक है, इसका प्राकृतिक जो एक वातावरण था यहाँ पे था, जिसको लेकर के आया गया, जिस जीव को लेकर के आया गया, समझा रहा हूँ ना, बेसिक चीजें यहाँ पे समझना जरूरी है। तो ये एक्स-सीटू हुआ। अगर इसको हम लोग हरियाणा से नहीं मंगा करके इसके प्राकृतिक वातावरण में ही हम लोग संरक्षण उसका करते, उसको जैसा चाहिए उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे करते हैं, हालांकि वहां प्रजाति ही कम हो गई थी तो इसलिए लेकर के आना पड़ा। लेकिन जब कोई क्षेत्र में कोई जीव जंतु, कुछ भी ऐसी चीजें जो हैं जो कि संकटग्रस्त हैं, उनकी जनसंख्या को बढ़ानी है, उनको संरक्षण प्रदान करना है, तो हम लोग वो जहाँ पे है वहीं पे उसको पूरा खुले तरीके से स्वतंत्र रखते हैं ताकि वो अपने हिसाब से जीवन जी सके। तो वो क्षेत्र को उसको हम लोग फिर बाहरी तरीके से संरक्षण उसको प्रदान करते हैं। तो ये वाला जो कार्य है इसको हम लोग कहते हैं इन सीटू, मतलब उसी के पर्यावरणीय आवास में उसको संरक्षित रखना, हम लोग उसको कहते हैं इन सीटू संरक्षण। ठीक है, में मदद करते हैं जो लुप्त प्राय प्रजातियों के अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षण से संबंधित है। उदाहरण के लिए कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में असम एक सींग वाले गेंडे का संरक्षण। तो ये आपको कैसे मदद करता है ये समझ में आ गया। देखिए, अगर हम लोग किसी क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन अगर घोषित करते हैं, इसका मतलब क्या है कि अब इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी जो कि एक पर्यावरण को नेगेटिव इफेक्ट करे, तो उस चीजों को हम लोग यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो इस जगह का पर्यावरण जो क्षेत्र है वो संरक्षित रहेगा, तो यहाँ पे संरक्षित रहेगा तो यहाँ के जो जीव जंतु हैं वो भी संरक्षित रहेंगे। तो इसलिए जो इन सीटू संरक्षण जो है वो भी क्या करता है, मदद करता है यहाँ पे। ठीक है, उसका महत्व है यहाँ पे, इसलिए बताया जा रहा है। देखिए, वन संरक्षण और मानव पशु संघर्ष को कम करने में भी ये हेल्पफुल होता है, क्योंकि जब हम लोग इसको संरक्षित कर देंगे तो यहाँ पे कोई आवाजाही नहीं होगा, तो यहाँ के ना जानवर किसी से संघर्ष करेंगे, ना इंसान जानवर से संघर्ष करेंगे। तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग इसी के अंतर्गत देखेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, क्योंकि देखिए कोई एक चीज अगर न्यूज में आता है तो उससे संबंधित जितने जुड़े हुए चीजें वो सब आने लग जाते हैं, तो हम लोग को हर चीजों को समझना जरूरी है। अगर हम लोग एक जगह पे सभी चीजों को समझ लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर रहता है सारी चीजें। तो देखिए, हम लोग इसको थोड़ा सा संवैधानिक तरीके से भी समझेंगे, क्योंकि जितने भी पर्यावरण चीजें हैं, हमारे पास जीव जंतु हैं, उसको यहाँ पे संविधान में भी बताया गया है कि हम लोग उसका संरक्षण करें। देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से यहाँ पे वन और जंगली जानवरों एवं पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। मतलब अब यहाँ पे संवर्ती सूची में इसको डाल दिया गया, जितने भी जीव जंतु हमारे देश के हैं उनको अब क्या करेंगे, राज्य स्टेट भी इसको संरक्षित करेंगे और सेंटर भी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि अब इसका संरक्षण थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा। तो संविधान में याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ये किया गया। उसके बाद से संविधान के अनुच्छेद 51A(g) में
ये कहा गया है कि वनों एवं वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। तो यदि आप लोगों को मौलिक कर्तव्य याद होगा तो आप लोग इसको देखे होंगे कि इसमें हम लोग को पर्यावरण संरक्षण के लिए हम लोग नागरिकों का मतलब हम सब का एक कर्तव्य भी बताया गया है। ठीक है, उसके बाद से देखिए नीति निर्देशक तत्वों में भी इसमें भी सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 48A में ए के तहत ये बताया गया कि राज्य पर्यावरण संरक्षण और एवं उसके बढ़ावा देने का काम करेगा। राज्य मतलब पर्यावरण संरक्षण राज्य, ठीक है, राज्य खुद ये करेगा और देश भर में जंगलों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा की दिशा में कार्य करेगा। तो इस तरीके से 48A में भी ये बातें कही गई है। तो हम लोग एक थोड़ा सा ओवरव्यू देख रहे थे, कई बार यहाँ से प्रश्न पर्यावरण के चैप्टर से हम लोग का इस तरीके से प्रश्न प्री में मेंस में जरूर आ जाता है। तो हम लोग हर एक डायमेंशंस में भी उसमें लिखना रहता है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा ये हेल्पफुल हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का जो बेसिक चीजें हैं उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग उससे पहले चलेंगे 1972 में, जून 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। उस समय मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को देश भर में प्रभावी बनाने के लिए ये उसी समय ये सम्मेलन किया गया था। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि मानव पर्यावरण में सुधार के लिए उचित कदम उठाने के लिए सम्मेलन में हम लोगों ने भी भाग लिया इसमें। ठीक है, और इसी कारण से फिर हम लोग ये अधिनियम जो है स्टॉकहोम सम्मेलन के लिए निर्णय को लागू करता है। मतलब यहाँ पे क्या है कि जब ये अधिनियम नहीं बना था उससे पहले प्रभाव इसी का पड़ा। हम लोग जब 1972 में याद रखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि किसी के प्रभाव से ये अधिनियम बना है, तो कई बार यहाँ से इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 स्टॉकहोम सम्मेलन के किए गए निर्णयों को लागू करता है या उससे संबंधित है या उसके अनुदेशों को पालन करते हुए बनाया गया है। तो इस तरीके से पूछ सकता है ना। तो 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, उसमें हम लोग भी इसमें शामिल हुए थे। और उसके बाद से इसका मेन उद्देश्य ये था कि मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यानी कि मानव और पर्यावरण के बीच में किस तरीके से एक बाउंडिंग होना चाहिए, पर्यावरण किस तरीके से संरक्षित रहे, उसको हम लोग सब मिलकर के किस तरीके से संरक्षण करें, उसके लिए कुछ न कुछ उपाय करना होगा। तो फिर इसी के प्रभाव में आकर के हम लोगों ने फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया ना, ये अधिनियम है। इसी अधिनियम के अंतर्गत बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस है, फिर हम लोग उसको फॉलो करते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया उसके बाद से हम लोग को। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं और इसके अंतर्गत कुछ कुछ खास बातें हैं, देख लेते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसके अंतर्गत क्या है, देखिए यहाँ पे ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे, तो इसीलिए हम लोग इसको शॉर्ट में कह सकते हैं EPA 1986। ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा की दीर्घकालिक आवश्यकताओं को अध्ययन, योजना और कार्यान्वयन हेतु ढांचा स्थापित करता है ये जो अधिनियम है, और पर्यावरण को खतरे में डालने वाली स्थितियों के लिए त्वरित और पर्याप्त प्रक्रिया की प्रणाली का निर्धारण करता है। मतलब पर्यावरण को हम लोगों को किस तरीके से संरक्षित रख सकते हैं, किस क्षेत्र में, किस आवास क्षेत्र में, किस जीव जंतु में कहाँ पे क्या संकट स्थिति आ रही है, उसके लिए भी यहाँ पे हम लोग उसका आकलन करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जो सही योजनाएं होंगे, जो सही कार्य नीति होगी उसको बनाएंगे। ये सारी चीजें हम लोग 1986 के अधिनियम के अंतर्गत ये सब करते हैं। उसके आगे देखिए, पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण व उपशमन के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना, ये सब इसी अधिनियम के अंतर्गत है। पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विभिन्न पहलुओं का मानक निर्धारित करना, विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के लिए मानक निर्धारण करना, सारी चीजें हम लोग ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत करेंगे। देखिए और चीजें इसमें हैं, उन क्षेत्रों पर कुछ सुरक्षा उपायों के अधीन प्रतिबंध लगाना जिनमें किसी उद्योग या उद्योगों के समूह या ऐसी प्रक्रियाओं का संचालन हो रहा हो।
कभी हम लोग देख रहे थे अगर इको सेंसिटिव जोन घोषित करें तो वहां पे इस तरीके की परीक्षाएं नहीं होंगी। तो ये किसी भी जगह पे भी पर्यावरण क्षेत्र में अगर आप इस तरीके को कुछ करते हैं तो ये कहीं ना कहीं पर्यावरण को हानि ही पहुंचाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको व्यवहारिक तरीके से भी ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद से किसी उद्योग के संचालन या प्रक्रिया को बंद करने या उसका निषेध या विनियमन करने की शक्ति भी हम लोग को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत मिलता है। देखिए नॉर्मली हम लोग जिस तरीके से ये मैं पढ़ते जा रहा हूँ इसका मतलब आप भी नॉर्मल हल्के में मत लेना, समय नहीं रहता, समय बहुत ज्यादा हो जाता है। ये सब प्रश्न इसी तरीके से प्रश्न बनता है, अगर आप ध्यान नहीं दिए होंगे तो आप थोड़ा सा प्रीवियस ईयर को देखिएगा, उसमें आपको इसी तरीके की प्रश्न, ऐसे लंबे चौड़े प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे कुछ इस तरीके साधारण बातें करती हैं, वहां पे जब जो आपको ऑप्शंस मिलेंगे उसमें, और उसी में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अब जैसे यहाँ पे अगर ये जो है आपको नॉर्मल अगर अगर लग रहा होगा तो मैं सीरियस आपको चाहता हूँ कि आप सीरियसली इसको देखें समझें। ठीक है, यहाँ पे जो बताया जा रहा है किसी उद्योग के संचालन या प्रक्रिया को बंद करने, उसका निषेध या विनियमन करने की शक्ति होती है। यहाँ पे ऑप्शन में केवल इतना ही चेंजेस करेगा कि उसको ये शक्ति नहीं होती है, केवल सिफारिश करता है। इस तरीके से कोई बातें अगर कर दें तो हम लोग अगर इसको थोड़ा फोकस रख के पढ़ेंगे तो हम लोग को क्लियर रहेगा कि सिफारिश वगैरह कोई बात नहीं है, ये एक अधिनियम है। और दूसरा चीज हम लोग पढ़े हुए हैं कि हाँ नहीं इसको शक्ति है, तो ये फोकस करके पढ़े रहेंगे तभी हम लोग क्लियर होगा कि हाँ इसको ये सारी चीजों को शक्ति है। अच्छा ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिजली, पानी या किसी अन्य सेवाओं की आपूर्ति को रोकने या विनियमन करने की शक्ति भी है। केंद्र सरकार इस अधिनियम के तहत विभिन्न उद्देश्यों के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है और उन्हें संबंधित शक्तियां और कार्य सौंप सकती है। तो ये सारी बातें हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत। अब हम लोग देखेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं जो अनुसूचियां होती है, जिससे बहुत ज्यादा प्रश्न आता है कि कौन से जीव कितने क्रिटिकल हैं, कितने नंबर में, कितने उसको कौन से नंबर पे रखा जाएगा, कौन सी अनुसूची में रखा जाएगा, वो सारी चीजें आपको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस अधिनियम के बारे में पढ़ते हैं। ये अधिनियम जो है वो पौधों, जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण हेतु अधिनियमित किया गया था। देखिए दोनों में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, डिफरेंस को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी, प्राधिकारी, केंद्र सरकार वन्य जीव संरक्षण निवेशक और उनके अधीनस्थ सहायक निदेशकों तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करती है इस अधिनियम के अंतर्गत। अब इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं हम लोग उसको देखेंगे। देखिए निर्दिष्ट पौधों को काटने या उखाड़ने पर यह प्रतिबंध लगाता है। कैसे? यह अधिनियम किसी भी वन भूमि या किसी संरक्षित क्षेत्र से निर्दिष्ट पौधों को उखाड़ने, क्षति पहुंचाने, संग्रहण या कब्जा या बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, उसके बाद से वन्य जीव अभ्यारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा और संरक्षण, केंद्र सरकार किसी भी क्षेत्र को यहाँ पे अभ्यारण्य के रूप में घोषित कर सकती है। ठीक है, और विभिन्न निकायों का गठन भी कर सकती है। इसको हम लोग थोड़ा सा ज्यादा फोकस तरीके से समझेंगे कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है ये केंद्र सरकार को शक्ति देता है कि पर्यावरण, वन्य जीव यहाँ पे वन्य जीव के संरक्षण के लिए अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, ये सब को बना सके। तो यहाँ पे प्रश्न आएगा, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि केंद्र सरकार बनाती है इसको और किसी भी क्षेत्र को बना सकती है, लेकिन उसको ये शक्ति कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये शक्ति प्राप्त होता है वन्य संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत। ठीक है, याद रखेंगे। ये आपको 1986 वाला जो अधिनियम देखे उससे ये डिफरेंस है, इसमें ये सारी चीजें बनाने की भी केंद्र सरकार को शक्ति देता है। यह अधिनियम राष्ट्रीय तथा राज्य वन्य जीव बोर्ड, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जैसे निकायों को
गठन करने का भी प्रावधान करता है। तो ये जो प्रावधान है ये भी आपको किस में मिलेगा, केवल और केवल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में मिलेगा। क्लियर है। उसके बाद आगे देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, नॉर्मली आप लोग इसको नॉर्मल तरीके से नहीं लेंगे, ठीक है, सीरियसली आप लोग इसको समझेंगे और नोट्स बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसी के अंतर्गत अब कुछ कुछ जो निकाय हम लोग पढ़े हैं अभी, उन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, ये प्रश्न पहले तो यहाँ से यही बन जाएगा कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड किस किस अधिनियम के अंतर्गत यहाँ पे बनाए गए हैं। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है, याद रखेंगे। और इसका गठन कौन करेगा, तो केंद्र सरकार इसकी गठन करेगी। केंद्र सरकार को कौन शक्ति देगा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। यह बोर्ड वन्यजीव संबंधी सभी मामलों की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभ्यारण्यों में एवं आसपास के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की परियोजना के अनुमोदन के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। क्लियर है, मतलब किसी भी तरीके की परियोजना, कुछ भी ऐसा चीज हम लोग को करना होता है तो हम लोग राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से पहले यहाँ पे इससे परमिशन लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य के आसपास क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई भी ऐसी परियोजना हम लोग अगर बनाएंगे तो हम लोग को सबसे पहले राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से पूछना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, ठीक है, एक एक चीज यहाँ पे जो भी पढ़े हम लोग सब इंपॉर्टेंट है, तभी हम लोग इतना इसमें मेहनत कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा फोकस करेंगे। उसके बाद से वन्य जीव एवं वनों के संरक्षण एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है। कुछ याद नहीं रखना है, केवल हम लोग को इतना भी याद रखना है, तो बहुत ज्यादा। ये अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। कई बार आप देखेंगे बीच में टॉपिक्स के बीच में जब प्रश्न पूछता है तो बीच में आपको एक टॉपिक में ऐसा टाइप से अध्यक्षता के बारे में दे दिया जाता है। और देखिए, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जो होंगे इस बोर्ड के उपाध्यक्ष होंगे, ठीक है। तो इस बोर्ड के उपाध्यक्ष रहेंगे कौन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। उसके बाद से यह बोर्ड जो रहेगा वो सलाहकार प्रकृति का रहेगा, केवल सरकार के वन्य जीव संरक्षण के लिए नीति बनाने में सलाह दे सकता है, तुरंत उसको किसी तरीके से लागू कर दे ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हम लोग इसके बारे में क्या क्या सीखे। सबसे पहला कि जो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड है इसकी स्थापना का किस अधिनियम से होगा, तो वन्य जीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत होगा, पहला। दूसरा हम लोग देखें कि ये केंद्र सरकार करेगी, केंद्र सरकार को ये शक्ति देगा इसकी स्थापना करने के लिए। तीसरा हम लोग देखें कि ये जो है राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य जितने भी ऐसे जोन्स है जो इकोनॉमी जो इन्वायरमेंट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई भी कार्य नीति या फिर कोई भी ऐसी परियोजना बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले इससे पूछना पड़ेगा, इससे राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से। उसके बाद से हम लोग देखिए चौथा कि इसमें जो अध्यक्षता करेंगे वो अध्यक्षता हमारे पीएम करेंगे, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन रहेंगे, तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जो रहेंगे वो यहाँ के उपाध्यक्ष रहेंगे, ठीक है। उसके बाद से छठवां पॉइंट हम लोग इसमें ध्यान रखेंगे कि ये एक सलाहकार प्रवृत्ति की होगी, ठीक है। सलाहकार सलाह देगी कोई भी चीजें, इसका अगर इसका कोई भी चीजें ऐसी निकलती हैं जैसे कि अगर किसी बात पे सलाह दिया कि यहाँ पे ये काम करना है, लेकिन हम लोग ये काम को अगर सरकार मानना रहेगा तो ही मानेगी, नहीं तो नहीं मानेगी, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं कि ये मतलब ये जो बोल दिया उसको करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। सलाहकार प्रवृत्ति केवल सलाह दे सकता है कि हम लोग को इकोसिस्टम में कुछ ऐसा चेंजेस करना चाहिए, उसके लिए ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, जो भी करना चाहिए केवल सलाह दे सकता है, ठीक है, बाध्यकारी चीजें नहीं है। क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो इकोसिस्टम हम लोग आगे पढ़े थे ना, तो उसको बनाने के लिए एक राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना की गई। और केवल उसी के लिए नहीं, हम लोग कुछ भी ऐसा काम करते हैं तो एक राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ये एक स्थायी समिति है, तो हम लोग इसकी स्थापना किए हैं ताकि हम लोग पहले इससे सलाह ले सकें,
मतलब ये जो बोर्ड है ये सारी चीजों को देख के समझ के उसके लिए नीति बना करके समझ मतलब अच्छे समझ करके हम लोग को ये बताता है कि किस तरीके से क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ये भी हम लोगों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत हम लोगों ने इसको बनाया है। ठीक है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड संरक्षित वन्य जीवों के क्षेत्रों के भीतर या उससे 10 किलोमीटर दायरे में आने वाली सभी परियोजनाओं को मंजूरी देने के उद्देश्य से एक स्थायी समिति का गठन करता है। इस समिति की अध्यक्षता पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के द्वारा की जाती है। यानी कि इनकी अध्यक्षता जो हम लोग अभी पहले देखे वन्य जीव बोर्ड में, ये वाले राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड में, यहाँ पे आप देखें कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जो थे यहाँ पे उपाध्यक्ष थे, तो वही आगे चल करके यहाँ पे राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति के यहाँ पे ये अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण किसके अंतर्गत बनाया जाएगा, तो ये भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इसको भी बनाया गया है। ठीक है, यह अधिनियम केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के गठन का प्रावधान करता है। कौन सा अधिनियम? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जिसमें अध्यक्ष और एक सदस्य सचिव सहित कुल 10 सदस्य शामिल होते हैं। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, तो इसके भी अध्यक्ष रहेंगे। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अध्यक्ष यहाँ पे रहेंगे पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। ठीक है, देखिए याद रखिएगा ज्यादातर आपको पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ही अध्यक्ष मिलेंगे। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस के लिए पीछे चलते हैं। देखिए ये राष्ट्रीय जीव बोर्ड, ये जो है यहाँ पे राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड जो है ये क्यों, मतलब यहाँ पे जो प्रधानमंत्री यहाँ पे अध्यक्षता कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी मतलब एक तरीके से जो मुख्य चीजें हैं यहाँ पे उन सभी चीजों को हम लोग थोड़ा सा इसमें ज्यादा फोकस रखें। इसलिए हम लोग ये मतलब जो जितना ज्यादा बड़ा मामला रहेगा उसमें बड़े अधिकारी रहेंगे। उसी तरीके से दूसरा चीज अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो आप याद रखना कि राष्ट्रीय यहाँ पे है तो नेशनल NBWL, तो नेशनल से याद रखेंगे राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, वन्य जीव बोर्ड से याद रख लेंगे। बोर्ड को भी ध्यान में रख करके थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो उससे भी आप याद रख सकते हैं कि इसकी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, उसके बाद से देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि इसके अध्यक्ष हम लोग को पता चल गया। उसके बाद से देखिए यह प्राधिकरण जो है चिड़ियाघर प्राधिकरण के बारे में, कि यह प्राधिकरण चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान करता है। जितने भी अब इसके अंतर्गत चिड़ियाघर बनेंगे उसको ये मान्यता देगा। कौन? केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। ठीक है, और इसे देश भर में चिड़ियाघरों को विनियमित करने का भी कार्य सौंपा गया है। उसके बाद यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिड़ियाघरों में जानवरों को स्थानांतरित करने संबंधी नियमों का भी निर्धारण करता है। ठीक है, तो ये केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के बारे में समझ गए आप। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ये क्या है? तो राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण संरक्षण 1900 ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत ही इसको भी बनाया गया है। ठीक है, तो ये सभी चीजों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे इतना ज्यादा सारी चीजों को खोजबीन करके आपको सब एक साथ यहाँ पे करके दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे प्री के लिए, मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार आप भी थोड़ा सा फोकस करके क्लियर कर लेंगे, माइंडसेट बना लेंगे, हाँ इस तरीके से सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। टाइगर स्टॉक फोर्स की सिफारिशों के बाद बाघ संरक्षण संबंधी प्रयासों को मजबूत करने के लिए वर्ष 2005 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA का गठन किया गया था। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे, जबकि राज्य पर्यावरण मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। अभी केवल हम लोग देखें कि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड जो है उसी में हम लोग PM को अध्यक्ष बनाए थे, बाकी सब जगह पे कौन रहेंगे? पर्यावरण मंत्री। ठीक है,
उसके बाद से देखिए यहाँ पे केंद्र सरकार राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिशों के आधार पर ही किसी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित करती है। ठीक है, मतलब जब भी किसी को टाइगर रिजर्व घोषित करना रहेगा केंद्र सरकार को, तो वो कैसे करेगी, वो ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से पहले सलाह लेगी, समझेगी, उसके बाद से उस क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित करेगी। ठीक है, भारत में 50 से अधिक वन्य जीव अभयारण्यों को टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, तो हम लोग इतने सारी चीजें पढ़ लिए। अब हम लोग देखेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का अनुसूची। यहाँ पे अनुसूची का मतलब यहाँ पे ये है कि 1972 जो है, ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये एक समझ लीजिए कि इस तरीके से एक अलग अलग यहाँ पे क्षेत्र बना हुआ है। ठीक है, व्यवहारिक तरीके से समझे तो, और इसको 6 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, 6 भागों में डिवाइड किया गया है। अब इस 6 भागों में डिवाइड करने का यहाँ पे अर्थ ये है कि पर्यावरण जो इकोसिस्टम के अंतर्गत कौन से जीव कितना ज्यादा क्रिटिकल स्थिति में है, किसको कितना संरक्षण देने की जरूरत है, उसको उस वाले क्षेत्र में रखा गया है। तो इससे क्या होगा कि उसका मैनेजमेंट, उसका विनियमन, उसका संरक्षण, उसके लिए प्राकृतिक आवास को बनाने में ये सारी चीजों में हेल्प मिलेगा। तो इसलिए इन सभी को अलग अलग डिवाइड करके रखा गया है। तो उसके अंतर्गत हम लोग पहली अनुसूची देखेंगे और इसकी प्रकृति देखेंगे। ठीक है, प्रीलिम्स में आप खोजेंगे तो प्रश्न यहाँ से भी आपको मिलेगा आपको। ठीक है, पहली अनुसूची के अंतर्गत देखिए, पढ़ते हैं हम लोग। इसमें उन लुप्त प्राय प्रजातियों को शामिल किया गया है जिन्हें सर्वाधिक सुरक्षा की आवश्यकता है। पहला जो अनुसूची है उसमें सर्वाधिक संरक्षित, ठीक है, मतलब सर्वाधिक को कहीं ना कहीं सर्वाधिक संकटग्रस्त भी रहेंगे। ठीक है, तो उनको सबसे ज्यादा सुरक्षा अनुसूची प्रथम अनुसूची में मिलेगा। इसके तहत शामिल प्रजातियों को अवैध शिकार, हत्या, व्यापार आदि से सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस अनुसूची के तहत कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को सबसे कठोर दंड दिया जाता है। ठीक है, इस अनुसूची के तहत शामिल प्रजातियों का पूरे भारत में शिकार करने पर प्रतिबंध है, सिवाय ऐसी स्थिति के जब वे मानव जीवन के लिए खतरा हो अथवा वे ऐसी बीमारी से पीड़ित हों जिनसे वो ठीक होना संभव नहीं है, उनका ठीक होना संभव नहीं है। तो ये अनुसूची के बारे में, अनुसूची 1 के बारे में 3 चीजें याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे जीव इसमें शामिल होंगे जो बहुत ज्यादा संकटग्रस्त होंगे। ठीक है, संकटग्रस्त होंगे, बहुत ज्यादा इसको सुरक्षा मिलेगी। दूसरा चीज, अगर ये जो अनुसूची 1 के अंतर्गत जितने भी जीव है, अगर उनको किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति उनको हानि पहुंचाता है तो उनको बहुत ही कठोर यहाँ पे दंड की यहाँ पे प्रावधान है। और उसके बाद से आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें 2 ही चीजें हैं क्या इम्पोर्टेंट। ठीक है, 2 चीजें याद रखेंगे। तीसरा इसमें ये याद रखेंगे कि ये जो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दिया हूँ, इस एग्जाम्पल को याद रखेंगे, जैसे कि ब्लैक बक, बंगाल टाइगर, हिम तेंदुआ, ये तीनों जो है ना, ये अनुसूची 1 में शामिल है। बहुत सारी चीजें शामिल है, लेकिन हम लोग कम से कम 3 चीजों को तो अच्छे से याद रखें जिनसे हो सकता है प्रश्न आया तो हम लोग उसको बना सकें। तो देखिए यहाँ पे मैं चित्र भी रखा हूँ। देखिए ब्लैक बक इस तरीके से होते हैं, और उसके बाद से देखिए ये बंगाल टाइगर है और ये हिम तेंदुआ है। तो चित्र को ध्यान देने से हम लोग जल्दी याद होता है। ठीक है, ये काले कलर का हिरन कितना मतलब प्यारे दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनुसूची 2 को समझते हैं, इसमें क्या चीजें हैं। इस सूची के अंतर्गत आने वाले जानवरों को भी उनके संरक्षण के लिए उच्च सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें उनके व्यापार पर प्रतिबंध शामिल है। इस अनुसूची के तहत शामिल जानवरों का भी पूरे भारत में शिकार पर प्रतिबंध है, सिवाय ऐसी स्थिति में जब वो मानव जीवन के लिए खतरा हो और या फिर कोई बीमारियों से ग्रसित हो। इस तरीके की बातें हैं। दोनों में से डिफरेंस ये है कि पहली अनुसूची में
कठोर शब्द का प्रयोग किया गया है, दूसरे चीजों में इसमें थोड़ा सा उससे कम है, इससे कम है, लेकिन ये भी सेम उसी तरीके से संरक्षण प्रदान करती है। इसके लिए यहाँ पे देखेंगे क्या क्या एग्जाम्पल है। अनुसूची 2 में कौन कौन से यहाँ पे जीव शामिल हैं, तो असमिया मैकॉक, ये है असमिया मैकॉक, ठीक है। हिमालयन ब्लैक डियर, ठीक, ब्लैक बियर ये है, ठीक है। उसके बाद से सियार ये है, ठीक है। चित्र को ध्यान में रखेंगे तो और जल्दी याद होता है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अनुसूची 3 और 4, अनुसूची 3 और 4 के अंतर्गत जानवरों की वे प्रजातियां जो संकटग्रस्त नहीं हैं, उन्हें अनुसूची 3 और 4 के अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक है। और इसमें प्रतिबंधित शिकार वाली संरक्षित प्रजातियां शामिल हैं, लेकिन किसी भी उल्लंघन के लिए दंड पहली अनुसूची, जो वहां पे पहली अनुसूची था वो 2 अनुसूचियों की तुलना में कम है। अब यहाँ पे तीसरा चौथा अनुसूची में जो शामिल है उन लोग संकटग्रस्त नहीं है, उस तरीके से 2 पॉइंट इसमें कि संकटग्रस्त नहीं है। और दूसरा चीज ये है कि इसमें फिर उन दोनों से थोड़ा सा कम कठोर दंड है इसमें, ठीक है। चौथा हो गया। पांचवा अनुसूची देखते हैं हम लोग। पांचवा अनुसूची के अंतर्गत जो है, इस अनुसूची में ऐसे जानवर शामिल है जिन्हें कृमि, ठीक है, मतलब छोटे जंगली जानवर जो बीमारी फैलाते हैं और पौधों या भोजन को नष्ट करते हैं, ठीक है, उनको हम लोग यहाँ पे माना जाता है कृमि। इन जानवरों का शिकार किया जा सकता है और इसमें जंगली जानवरों को केवल 4 प्रजातियां शामिल किया गया है बस। तो 4 को कंफर्म याद रखना आप। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, जिस जीव को हम लोग मार सकते हैं, शिकार कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें 4 जीव को रखा गया। सबसे पहला है ये कौवे लोग, जितना कौवा है उन सभी चीजों को देखे होंगे। फिर यहाँ पे फ्रूट्स, बैट्स, फिर मूसक और चूहा। देखिए मूसक और चूहा में आपको अंतर पता है क्या? देखिए खोज करके आज मूसक और चूहा में क्या अंतर है। तो इन सभी का मैं चित्र नहीं रखा हूँ, हम लोग नॉर्मली इन सबसे परेशान तो रहते ही हैं, देखते भी रहते हैं, तो जरूरत नहीं पड़ेगा। फ्रूट्स बैट्स, देखिए ये लोगों को, ये कैसे उल्टा लटका हुआ है ना और फल खा रहे हैं। तो ये इस तरीके चमगादड़ है, इन्हीं को इस लिस्ट में रखा गया। ये देख रहे हैं किस तरीके से, कितना मतलब खतरनाक दिख रहा है ये। चलिए ये 5वीं अनुसूची हम लोग देख लिए। अब हम लोग 6ठी अनुसूची, लास्ट अनुसूची है, इसके अंतर्गत देखते हैं। देखिए डिफरेंस है ना, खास करके पहला, 5वां, 6वां, ये 3 चीजें किसी भी हालत में आपको कंफर्म रहना चाहिए। अनुसूची 6वें के अंतर्गत देखेंगे कि यह निर्दिष्ट पौधों की खेती को विनियमित करता है और उनके कब्जे, बिक्री, परिवहन को प्रतिबंधित करता है। पौधे 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 हम लोग अभी उस तरीके से नहीं देखे हैं, लेकिन अनुसूची 6 में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें पौधे की बात की गई है, ठीक है। निर्दिष्ट पौधों की खेती और व्यापार दोनों ही सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। तो अनुसूची 6 के बारे में हम लोग क्या याद रखेंगे, ये पौधों से संबंधित है। दूसरा, पौधों से संबंधित है तो इसके अंतर्गत जब भी हम लोग इस सूची में शामिल पौधों को हम लोग अगर उसकी खेती करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को ये इस अनुसूची के अंतर्गत ये मतलब खेती करने के लिए इसके समक्ष प्राधिकारी से हम लोग को पहले पूछना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग इसकी खेती कर सकते हैं। अब इसमें और भी बहुत सारे यहाँ पे पेड़ पौधे थे, लेकिन मैं केवल 2 लेकर के यहाँ पे रखा हूँ। देखिए ब्लू वांडा या फिर ब्लू आर्किड, ये है ब्लू आर्किड और ये है रेड आर्किड, ठीक है। काफी सुंदर सुंदर फूल रहते हैं, तो चित्र को देखते हैं ना तो जल्दी याद होता है ना। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे वैसे ही हमारे पास बहुत सारे अभी याद रखने के लिए कंटेंट है, इतने सारी चीजें हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कम रखा हूँ। आप अगर और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लेंगे सर्च करके, ठीक है। तो ये हम लोगों का जो है कंप्लीट हो गया अनुसूची। अब हम लोग थोड़ा सा और इसी के अंतर्गत देखेंगे कि इसकी विशेषताओं के अंतर्गत ही हम लोग ये सारी चीजें देख रहे हैं, यानी कि विशेषता बोल ले या फिर कार्य बोल लीजिए आप।
देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण, उपशमन के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम योजना बनाना, क्रियान्वित करना, ये भी इसी के अंतर्गत है। पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न पहलुओं पर मानक निर्धारण करना, विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के लिए मानक निर्धारण करना, उन क्षेत्रों पर कुल सुरक्षा उपायों की अधीन प्रतिबंध लगाना जिनमें किसी भी उद्योग या उद्योग समूह या ऐसी प्रक्रियाओं का संचालन हो रहा हो। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें यहाँ पे हैं। इसकी विशेषताओं के अंतर्गत हम लोग इसको पहले भी देखे थे, तो इस तरीके से हम लोग इसको कंप्लीट पढ़ लिए हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। जितना हो सके आप उसको थोड़ा सा अच्छे से नोट्स बना लेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये संयुक्त राष्ट्र उच्च महासागर संधि या फिर यूएन हाई सी ट्रीटी, क्योंकि यूपीएससी प्री का ये सब थोड़ा फेवरेट यहाँ से पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखता हूँ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा ध्यान रखेंगे अच्छे से। क्या चीज इसमें ध्यान रखेंगे, देखिए कि अभी क्या हुआ है कि यूएन के द्वारा जो है ये हाई सी ट्रीटी जो है ये 19 जून को इसको अब एक्सेप्ट कर लिया गया, अपना लिया गया, तो इसलिए ये न्यूज में। तो सबसे पहले ये है क्या, ये हाई सी ट्रीटी क्या है, हम लोग पहले इसको समझते हैं, उसके बाद से सारी चीजें हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, देखिए क्या है कि हम लोग लगातार अभी देख रहे हैं कि अब समुद्री क्षेत्रों में भी बहुत सारे पॉल्यूशंस लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे अभी हम लोग देखें कि हम लोग इससे पहले ये पढ़े थे ना, इस चीजों को हम लोग पढ़े थे ना, जितने भी यूएन क्लोज के जो समुद्र के जो नियम है वो नियम हम लोग पढ़े थे, जिसमें टेरिटोरियल वाटर्स था, कॉन्टिजियस जोन था, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन था, हम लोग सब पढ़े थे। तो ये जो है यहाँ पे ये जो जितना बना हुआ है, जितना हमारे क्षेत्र में उतना तो हम लोग ध्यान रखते हैं, लेकिन उसके बाद का जो समुद्र है क्षेत्र है उसको हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे इग्नोर करने का जो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मान के चलिए कि जो हमारा इकोसिस्टम है, इसमें अगर कोई क्षेत्र जो है, समुद्र जो है हमारे पूरे हमारे अगर ग्लोब को देखा जाए तो उसके अंतर्गत जो समुद्र की जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ी है, तो वो क्षेत्र कहीं ना कहीं हमारे पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित करता है। तो अगर ऐसी स्थिति में उस जो बचा खुचा जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, यानी कि मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जब हम लोग पढ़ रहे थे इससे पहले, तो हम लोग इसमें देखे थे कि ये बेस लाइन था, बेस लाइन के इधर ही क्षेत्र है, तो ये तो पूरा ही अपना था। यहाँ से हम लोग 12 नॉटिकल मील आगे जाते थे, तो यहाँ पे टेरिटोरियल वाटर्स जो था यहाँ पे भी हम लोग का पूरा अधिकार था। फिर कंटीजियस जोन था, यहाँ भी हम लोग को ये यहाँ से 24 नॉटिकल मिल जाते हैं, तो फिर यहाँ भी हम लोग को ये भी पूरे अधिकार क्षेत्र में था। उसके बाद से जब हम लोग 200 नॉटिकल मिल जाते थे तो ये भी हम लोग का अपने अधिकार के क्षेत्र में था, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसके बाद से जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते थे तो हम लोग को आता था ये हाई सीज, हम लोग हाई सीज यहाँ पे पढ़े थे। ठीक है, तो जो हाई सीज वाला एरिया है ना, इसी के बारे में, इसी का कॉन्सेप्ट अभी लेकर के आया गया है। क्या लेकर के आया गया है, क्योंकि देखिए हम लोग क्या करते हैं, इतना दूर का यूज करते हैं तो हम लोग काफी अच्छे से सारी चीजों को मैनेजमेंट कर लेते हैं। हम लोग जब पढ़ रहे थे हाई सीज के बारे में, तब मैं आपको बताया था कि ये किसी देश के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अगर यहाँ पे किसी चीज का दोहन करना है तो हम लोग क्या करते हैं, जितने आपसी जो देश हैं वो सभी यहाँ पे मिल करके, एक साथ मिल करके यहाँ यदि यहाँ पे किसी प्रकार का दोहन करना है, कोई भी ऐसे खनिज पदार्थ या किसी भी तरीके से यहाँ पे कुछ भी अगर यहाँ का दोहन करना है इस क्षेत्र का, तो सब मिल करके करते हैं शांतिपूर्वक तरीके से। इन सब करने के बाद से क्या करते हैं, अब यहाँ पे इसकी साफ सफाई का कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये जो क्षेत्र है ना, अब इस क्षेत्र में पॉल्यूशन ज्यादा होने लगे हैं। तो इस क्षेत्र को ध्यान में कौन रखेगा, तो इस क्षेत्र को ध्यान में तभी रखेंगे जब किसी ना किसी प्रकार का बाध्यकारी ट्रीटी हो। तो इसी के बारे में यहाँ पे हाई सी जो ट्रीटी जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र उच्च सागर संधि, तो ये जो हाई सी है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में उच्च
उच्च सागर, इसी की बात हो रही है, ये हाई सीज। तो ये क्लियर है, हम लोग पहले भी देखे थे, अब यहाँ से आपको और आसान हो गया अब समझने में। तो इसी के लिए ये ट्रीटी किया गया है, यूएन हाई सी ट्रीटी। इसके लिए बहुत पहले से ही लगातार चल रहा है, और देखिए हमारा भारत भी इसके पूरा समर्थन में है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए ये अभी हम लोग देखेंगे इसमें कि इसका जो भूमिका क्या है, इसके बारे में हम लोग आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे। उसके बाद हम लोग उसके और जो भी चीजें, बस मेन उसी को समझना था कि वो क्या है। अब उसकी भूमिका क्या है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे अभी वर्तमान में हम लोग, इतना बड़ा समुद्र है लेकिन हम लोग केवल 1.2% ही उसको संरक्षित करते हैं। मतलब हमारा जो देश है, उस देश का ये जो जितना हमारा इकोनॉमिक जोन है, केवल उतना ही तक हम लोग अच्छे संरक्षित करते हैं, उसके बाहरी को छोड़ दे रहे, तभी तो केवल 1.2% ही संरक्षण यहाँ पे है ना। दूसरा चीज यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे देखें कि हम लोग को बहुत बड़ा भूमिका है, हम लोग को ये जो ट्रीटी है इसका समर्थन बिल्कुल करना ही चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे विलुप्त होने वाले जो जोखिम में वैश्विक समुद्री प्रजातियों का 10% जो वाणिज्यिक मछली पकड़ने, खनन, ये अम्लीकरण, प्रदूषण के कारण सब खतरे में, इनका प्रदूषण में ये वृद्धि हो रहा है यहाँ पे। और देखिए इसका महत्व किस तरीके से है। अगर ये जो क्षेत्र है, अगर इस क्षेत्र को हम लोग अच्छे से साफ सफाई रखें तो इसका क्या महत्व है। महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र में हमारे सांस लेने हेतु आवश्यक लगभग आधी ऑक्सीजन जो उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो उसी क्षेत्र में है, जो जिस क्षेत्र को अभी हम लोग ट्रीटी कर रहे हैं उसको छोड़ दिए थे। और उससे भी खास बात यहाँ पे ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन सिंक करने वाला क्षेत्र भी है। जितने भी हम लोग कार्बन उत्सर्जन करते हैं ना, वो समुद्र इसको यहाँ पे सिंक करता है, उसको सोख लेता है। देखिए ग्रह के 95% बायोस्फीयर का प्रतिनिधित्व अभी ये समुद्र करता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन सिंक जो है ये, मतलब कार्बन को अवशोषित करने वाला जो क्षेत्र है वो यहाँ पे हाई सीज है, जिसको हम लोग, मैं अभी मैप में आपको दिखाया। ये हम लोग को इस ट्रीटी को समझना, इसको मानना, इसको साइन करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये जो समझौता है ना, ये देखिए, ये समझौता क्या है, संयुक्त राष्ट्र जो सीबीडी है, मैं बताऊंगा, जैव विविधता पर सम्मेलन। यहाँ पे क्या हुआ था, COP15 में, COP15 के अंतर्गत निर्धारित किया गया था कि 2030 में 30% महासागरों की हम लोग यहाँ पे इसका रक्षा करने का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। इस तरीके की बातें की गई थी सीबीडी जैव विविधता सम्मेलन में, COP15 में। तो उसको हम लोग कैसे पूरा करेंगे बताइए। उसको पूरा करने में ये हेल्प करेगा, ये हेल्प नहीं करेगा, मतलब ये ट्रीटी बनेगा तो इससे हम लोग क्या होंगे, इससे हम लोग थोड़ा सा प्रभावित हो करके या इसके दबाव में, क्योंकि बाध्यकारी है, इसलिए हम लोग फिर अपने अपने जो जहाँ पे महासागर है उन सभी क्षेत्रों का, उसका थोड़ा सा उसको सुरक्षित करने के की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वर्ड है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैव विविधता पर सम्मेलन COP15 के द्वारा निर्धारित 30 सालों के अंतर्गत, मतलब 2030 के अंतर्गत हम लोगों को 30% महासागरों की रक्षा करने की सहमति व्यक्त की थी हम लोगों ने उस समय, सभी लोगों ने मिल करके। ठीक है, तो इसके कारण से हम लोग को इसको ध्यान में रखना जरूरी है। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। देखिए BBNJ, ये क्या है, ये है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, ये संधि है। ये सब का एक ही घुमा फिरा करके बातें एक ही हैं, इसी के बारे में, संधि के बारे में है, जिसे ट्रीटी ऑफ द हाई सी भी कहते हैं। तो प्रश्न यहाँ से आने की पूरी संभावना है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ द हाई सी हाल ही में चर्चे में था, निम्नलिखित संबंधित कौन से कथन सही है, इस तरीके की बातें। ठीक है, किससे संबंधित है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन ये क्या है, किससे संबंधित है ये संधि। तो ये सारी चीजें जो है यूएन हाई सी ट्रीटी से संबंधित है। ठीक है, इसी का अलग अलग नाम करके हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, यूएन क्लोज के ढांचे के तहत राष्ट्रीय आधिकारिक क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत उपयोग
पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। अभी मैं जो बताया कि अनक्लोज या फिर यूएन क्लोज जो है, ये जितना भी क्षेत्र का नियम कानून बनाया, लास्ट में हाई सीज तक बनाया नियम कानून। उसके बाद से इसमें भी यही बातें कही गई कि जो हाई सीज के बाद का जो क्षेत्र है वो किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो अब किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो इसका संरक्षण भी कोई नहीं करेगा, कोई चाहेगा नहीं करना, इतने दूर को करेंगे। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि इसके परे यानी कि ये हाई सीज वाले क्षेत्र को उसकी जैव विविधता, उसका संरक्षण, सतत उपयोग का बढ़ावा देने के लिए ये समझौता है और अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। प्लस पहली बार ऐसी समझौता है संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने उच्च समुद्रों में जैव विविधता की रक्षा के लिए एकीकृत यानी कि कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि पर सहमति व्यक्त की है। तो एक प्रकार का बाध्यकारी संधि होगा, और भी न्यूज में आएगा तो हम लोग इसके थोड़ा सा और सटीक तरीके से पढ़ेंगे। अभी हम लोग ने इसके बेसिक चीजों को पढ़ा, इसके और भी जितने भी इसके बैकग्राउंड में जो भी चीजें चल रही थी उसका पूरा इतिहास, जो जो चीजें अभी न्यूज में आने वाली है उन सारी चीजों को हम लोग अलग से फिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये समझ गए आप। देखिए एक चीज और हम लोग को अभी इसमें समझना है, CBD, ठीक है, जैव विविधता सम्मेलन। तो इसको हम लोग समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैव विविधता अभिसमय, ठीक है, ये क्या है? तो जैव विविधता अभिसमय यानी कि कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD, इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ये क्या है? ये जैव विविधता के संरक्षण हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। कब हुआ था? 1993 में ये हुआ था, उसी समय इसको लागू किया गया था। इसके उद्देश्य क्या थे? तो मुख्य उद्देश्य थे जैव विविधता का संरक्षण करना, जैव विविधता के घटकों का सतत उपयोग करना, आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्याय संगत वितरण करना। ये 3 चीजें इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, और लगभग सभी देशों ने इसकी पुष्टि की, केवल अमेरिका जो है इस पर हस्ताक्षर किया लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं किया था। तो यहाँ पे जो CBD का सचिवालय वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है और ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत ये संचालित होता है। तो हम लोग इसके बारे में समझ गए, और मेन चीजें हम लोग को इसको समझना था कि जो यहीं पे ये क्या है ना कि यहाँ पे ये जो जैव विविधता अभिसमय है इसके अंतर्गत कुछ लोग होते हैं। ठीक है, जैसे समिति होते हैं ना, हम लोग अभी देखिए कि किसी भी चीज के लिए बनाने के लिए उससे पहले एक समिति बनती है, उसके बारे में विचार करती है। तो उसी तरीके से यहाँ भी बहुत सारे समिति होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं, वो बैठ करके विचार करते हैं बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत। तो इन्हीं लोगों को कॉप बोला जाता है, COP, कॉप। तो ये लोग जब भी बैठक करते हैं, पहली बार बैठक करते हैं तो उसको COP1 कहा जाता है। तो उसी तरीके से जब ये लोग 15वीं बार बैठे तो यहाँ पे क्या बहुत ज्यादा पढ़ लिए हैं आज हम लोग, तो इसलिए मैं और भी यहाँ पे चीजें नहीं बता रहा हूँ, केवल बेसिक चीजें हम लोग समझ रहे हैं। तो COP15 जो हम लोग समझे अभी, जिसमें 2030 तक हम लोग को 30% महासागरों को संरक्षित करना बाध्यकारी है। तो इसके बारे में ये COP15 यानी कि ये जो समिति है 15वीं बार जब बैठी थी तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे कहते हैं COP15 का ये बाध्यकारी समझौता था। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। जैव विविधता के यहाँ पे बाध्यकारी यहाँ समझौता है उसको भी पूरा करने में ये जो UN हाई सी ट्रीटी है इसको अपनाना पड़ेगा, इसको पूरा करने के लिए। क्लियर है? चलिए अब लास्ट है, लास्ट हम लोग इसको एडिटोरियल के अंतर्गत रखे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंस की दृष्टि से खास करके। तो यहाँ पे एक आर्टिकल आया था कि रुपए की अंतरराष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए। देखिए अभी जैसे हम लोग इसका व्यवहारिक चीजों को समझते हैं कि ये न्यूज में भी क्यों है, यहाँ पे क्या कारण है कि हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग अपने देश से बाहर जाते हैं कहीं भी, तो अगर हम लोग वहाँ व्यापार करना चाहते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी वस्तु या सामान हम लोग खरीदना चाहते हैं, तो हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा? पहले हम लोग का जो रुपया है उसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। हम लोग जिस देश में जाएंगे उस देश के रुपए में पहले चेंज करना पड़ेगा, तब जा करके हम लोग फिर उसी रुपए से हम लोग जो यहाँ पे जो चेंज किए पैसा उसी से हम लोग सामान ले सकते हैं। तो ये कंडीशन है। अगर हम लोग रुपए के अंतरराष्ट्रीयकरण को बढ़ावा दें, मतलब हम लोग अगर ये BCD जो भी देश है, अगर हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं
अगर हम लोग यूरोप के किसी देश में जा रहे हैं, तो हम लोग यूरोप के किसी देश में जा रहे हैं, अगर पूरे यूरोप में अगर हमारा ये जो रुपया है वहाँ भी अगर चले, इसका एक्सेप्टेंस हो, तो हम लोगों को ये जो चेंजेस वाली जो सिस्टम है वो नहीं करना पड़ेगा, है ना। और उससे हमारा व्यापार, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, रुपए की तरलता, बहुत सारी चीजें यहाँ पे प्रभाव बनेंगी। हमारे देश का एक जो प्रभाव जो होता है वो भी यहाँ पे बहुत बेहतर होगा, कहीं ना कहीं मतलब देश मजबूती की ओर आगे बढ़ेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे अमेरिका को मानते हैं, अमेरिका का जो डॉलर है वो बहुत जगह पे चलता है, मतलब जितना अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में सब में उसका बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो उसी तरीके से हमारे मुद्रा को भी नहीं बढ़ा सकते हैं क्या, ये इस पे विचार चल रहा है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अभी हमारे जो मुद्रा है, जो रुपया है हमारा, हमारे देश की, उसकी वर्तमान स्थिति ये है कि वैश्विक बाजार के बारे में यहाँ पे कारोबार में रुपए की हिस्सेदारी केवल 2% है। केवल कुछ क्षेत्र हैं, जैसे कि इसमें रूस है, सऊदी अरब है, नाइजीरिया है, संयुक्त अरब अमीरात है। ध्यान रखेंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो इतने क्षेत्र में अभी हमारे रुपए का प्रचलन चल रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं इसको। तो हम लोग अगर बढ़ाते हैं तो हमारे को क्या लाभ है, और हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम लोग अगर रुपए का राष्ट्रीयकरण को अगर बढ़ावा दें तो हम लोगों को क्या क्या लाभ होगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लेन देन की लागत में कमी होगा। सिंपल सी बात है, हम लोग अगर किसी भी चीज में लेन देन कर रहे हैं तो हम लोग अपने ही रुपए में कर रहे हैं, हम लोग को बाकी एक्सचेंज दुनियादारी सब कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, हमारे पैसे का ही सारी चीजें वैल्यू चल रही है। तो फिर हम लोग को उसमें लेन देन में जो लागत है उसमें कमी होगा ही। हम लोग किसी चीज को एक्सचेंज करने में भी तो वहां भी तो हम लोग का खर्च होता है ना, पैसा, एनर्जी, सब खर्च होता है। तो इस तरीके से इसका ये लाभ होगा। प्लस रुपए के रूपांतरण में कमी होगी, तो विदेशी निवेशकों के लिए भारत में व्यापार करना अधिक आकर्षक होगा। इससे क्या होगा, क्योंकि देखिए, प्रभाव केवल एक तरीके से नहीं पड़ेगा। जो रुपया है, हमारे रुपया तभी हम लोग का मतलब एक तरीके से अगर हम लोग मान के चलें कि ये जितने देश हैं उससे और अधिक डबल देशों में, अगर हमारे और अधिक देशों में हमारा रुपया चलने लगा, तो कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमी को भी दिखाता है कि हमारा जो पैसा है, जो हमारा रुपया है, वो स्ट्रांग हो गया है। तो इस स्थिति में ये जो जितने भी विदेशी निवेशक है वो हमारी ओर आकर्षित होंगे। दूसरा चीज, जब ये लोग अपने देश से पैसा लेकर के आते हैं, डॉलर या जो भी अपने देश की मुद्रा है उसको लेकर के आते हैं, तो ये हमारे देश में एंटर करेंगे। तो हमारे देश में अगर एंटर करेंगे तो ये लोग को क्या करना पड़ेगा, ये लोग को यहाँ पे फिर उसको चेंजेस करना पड़ेगा। जो पैसा है, उसी पैसे को रुपए चल रहा है तो रुपए ही ये लोग लेकर के आएंगे, उसी चीज को रुपए हर जगह पे यूज होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। इनको भी चेंजेस करने में दिक्कत नहीं है, हमको भी दिक्कत नहीं। इनको घर लेकर के जाना है तो रुपए को ही लेकर जा सकते हैं, वो उसका भी एक्सपेक्ट है यहाँ पे। अगर ये राष्ट्रीयकरण हो गया है, उसका अंतरराष्ट्रीयकरण हुआ है, तो इस तरीके से भी यहाँ पे अधिक आकर्षक होते हैं। समझ रहे हैं आप, ये सारी चीजों को हम लोग देखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है ये बहुत ज्यादा, ठीक है। उसके बाद से देखिए, रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण अंतरराष्ट्रीय लेन देन के लिए तेज और अधिक कुशल निपटान होगी। हम लोग को जो जितना भी उसको एक्सचेंज करने में जो समय वगैरह का जो यहाँ पे लगता था, वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं होंगी। अब यहाँ पे तुरंत पैसा निकाले दे दिए, चेंज करने की झंझट ही नहीं है। तो ये सारी चीजों का लाभ होगा। और लाभ देखते हैं क्या क्या हो सकता है इसमें। इससे सीमा पर भुगतान से जुड़े समय और लागत को कम करने में भारतीय व्यवसायों को लाभ हो सकता है, होगा। किसी भी सीमा में पार कर रहे हैं, वहां भी पैसा चल रहा है, यहाँ पैसा चला, जेब से पैसा निकाले दे दिए, उसको चलेगा, आगे बढ़िया दूसरे देश में एंटर किए, है ना। नहीं तो फिर वहां पे क्या होगा, चेंज नहीं है बोलेंगे या फिर बोलेंगे रुपया है, ठीक है। तो ये कंडीशन बनेगा। मजाक कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से कंडीशन बनता है ना कई बार। चलिए आगे देखते हैं। निर्यात में वृद्धि हो सकती है और देश की आर्थिक वृद्धि हो सकती है। देखिए, आप लोग भी ये जो छोटा छोटा पॉइंट है, बहुत ज्यादा इसमें समझाने की जरूरत नहीं है ना। निर्यात में यहाँ पे वृद्धि होगी, देश की आर्थिक वृद्धि बढ़ेगी। हम लोग इतना जब समझ गए तो इसको भी समझ गए हम लोग, निर्यात में वृद्धि होगी। अब हमारा पैसा चल रहा है तो हम लोग कहीं भी निर्यात भी करने में हम लोग बहुत ज्यादा ईजी होगा, तो वृद्धि होगा ही उसमें। देखिए, यहाँ पे मुद्रा में उतार चढ़ाव के खिलाफ बचाव की आवश्यकता कम हो सकती है। अब हमारी मुद्रा ही चल रही है सब जगह, तो ज्यादा किस तुलना करने की जरूरत नहीं है, उसका ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा।
इससे व्यवसायों और निवेशकों के लिए लागत में बचत हो सकती है। उसके बाद से जब अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में रुपयों का व्यापक रूप से उपयोग और स्वीकार किया जाता है तो आरबीआई को अपने संचालन के लिए उतनी विदेशी मुद्रा रखने की आवश्यकता उतनी विदेशी मुद्रा रखने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे लागत कम हो जाएगी। इसको समझते हैं। देखिए ये क्या है कि आरबीआई जो है वो क्या करता है कि सभी देशों का जो जो डॉलर जैसे है, तो जितने भी देश है जिनका जो रुपया है वो मजबूत है, पैसा मजबूत है उनका, तो उन सभी को ये रिजर्व करके रखता है। इसलिए रिजर्व करके रखता है क्योंकि समय पड़ने पर फिर हम लोग को उसको देना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ से उस पैसे को यूज कर सकते हैं। चाहे हम लोग इसको स्टेबिलिटी भी मान करके चलते हैं, तो इसलिए भी हम लोग ये सारी चीजों को रखते हैं। अब सपोज कीजिए कि एक तरीके से हम लोग का पैसा जो है, ये जितने देश का हम लोग पैसा यहाँ रखे हुए हैं उन सभी में भी यहाँ पे अब एक्सेप्ट हो रहा है इसको, मतलब यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग हमारे ही पैसे को। तो अब यहाँ पे जो हम लोग मुद्रा रखे हुए दूसरे दूसरे देशों का, इसको रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस तरीके की जो आवश्यकता, जो आरबीआई इसमें परेशान रहता है, अब वो नहीं होगा। उसको इस चीज से थोड़ा सा राहत मिलेगी। लागत इस सब में खर्चा भी तो लगता है ना, अब वो सब चीजें नहीं करना पड़ेगा, अब हमारा रुपया ही हर जगह चल रहा है। तो इसलिए भी यहाँ पे आरबीआई के बारे में ये संचालन बताया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, बस लास्ट है, अब हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे चुनौतियां क्या क्या है। ठीक है, अगर हम लोग अपने रुपए को अंतर्राष्ट्रीयकरण के साथ क्या क्या चुनौतियां, अभी हम लोग सपना देख रहे थे, अब हम लोग उठे हैं। ठीक है, अब हम लोग उठ गए हैं, अब हम लोग देख रहे हैं हमारे देश की स्थिति। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या स्थिति है क्योंकि बहुत बड़ी बात है ये अंतर्राष्ट्रीय, जो रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना, क्योंकि हम लोग की जो जितनी जिस टाइप से अभी स्थिति है उस हिसाब से अभी हम लोग को बहुत सारे काम करने जरूरी है राजनीतिक मुद्दों को छोड़ करके। तो इसलिए भी थोड़ा सा ये कठिन है, असंभव नहीं है, कर सकते हैं। देखिए भारत में अभी भी पूंजी नियंत्रण लागू है। पूंजी नियंत्रण लागू है का क्या मतलब है, अभी हम लोग को, जैसे मैं आरबीआई के बारे में बताया, आरबीआई आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो जितना मुद्रा यहाँ पे जो अपना अलग अलग देशों का संरक्षण करके रखा है, तो क्या ये एक ही बार में निकाल सकता है? किसी भी चीज को, किसी भी कार्य करने के लिए विदेशी अलग देशों को देने के लिए नहीं निकाल सकता, इसको रिजर्व रखना पड़ेगा हर समय। तो ये हर समय कैसे रख पाएगा, कहीं ना कहीं कुछ रिस्ट्रिक्शन रहेगा तभी तो, कि हाँ भाई इतना गया है तो इतना पैसा आएगा तभी यहाँ से फिर निकलेगा। चाहे केवल इतना ही पैसा निकाल सकते हैं, किसी को लेके आना तो इतना ही लेके आ सकते हैं, ये इसको भेजना है तो कोई व्यक्ति को भेजना है तो इतना रुपया ही भेज सकते हैं। ये सारी चीजें जो होती है पूंजी नियंत्रण कहलाती है। ठीक है, तो हम लोग उसी को साधारण भाषा में पूंजी नियंत्रण समझेंगे। ठीक है, जो विदेशियों को भारतीय बाजारों में निवेश और व्यापार करने की क्षमता को सीमित करती है, करेगी। ऐसा स्थिति अगर रहेगा तो खुले तौर पे स्वतंत्र रूप से पैसे का लेन देन सारी चीजें अगर नहीं होंगी, उसमें नियंत्रण लगेगा तो ये होगा। ठीक है, उसके बाद से विनिमय दर की अस्थिरता देखेंगे। विनिमय दर लगातार लेन देन, विनिमय दर का मतलब है, तो यहाँ पे पैसे का वैल्यू लगातार ऊपर नीचे ही विनिमय दर के हिसाब से भी होते रहता है। आप देखेंगे हमेशा रिपोर्ट में विनिमय दर कभी ये रहा कभी वो रहा। तो ये सभी चीजों में अस्थिरता है, इसके कारण से भी हम लोग कहीं ना कहीं मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में एक चुनौती है ये भी। भारतीय वित्तीय बाजार अभी भी विकास की प्रक्रिया में है और वैश्विक वित्तीय बाजारों के साथ और अधिक एकीकृत होने की आवश्यकता भी है यहाँ पे, तभी जाकर के होगा। विकास की प्रक्रिया में अभी बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए, उस से विकसित नहीं हो पाए हैं, है ना। लगातार अभी विकासशील तरीके का स्थिति है यहाँ पे, तो हम लोग उस हिसाब से थोड़ा सा अभी कहीं ना कहीं ये भी चुनौती है हमारे लिए। भारत में विनियामक वातावरण को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में रुपया के उपयोग के लिए अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार को ऐसी नीतियां लागू करने की आवश्यकता है जो वित्तीय क्षेत्र के विकास का समर्थन करे। ठीक है, पढ़ के हम लोग समझ में आ गया। बाजार पर पारदर्शिता में सुधार और यहाँ पे लाल फीताशाही को कम करने के लिए भी बातें की जा रही हैं। बहुत ज्यादा ये हमारे पास अभी हमारे देश के लिए ये प्रॉब्लम है। ठीक है, बाजार में पारदर्शिता उस तरीके का नहीं है। ठीक है, कहाँ पे किस तरीके से कैसे मतलब पर्दा लग जा रहा है, उसके बाद से वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा कार्यक्रम हो जा रहा है
मतलब कहीं ना कहीं जो वो कहने का मतलब है कि पैसे का लेन देन जो है उसमें बाजार के अंतर्गत किस तरीके से होता है। आंतरिक काला बाजारी, यहाँ पे जमाखोरी, बहुत सारी चीजें ऐसी जो चीजें हैं वो सब चीजें यहाँ पे प्रभावित करती हैं। लाल फीताशाही, कोई काम आपका हो ही नहीं रहा है, लाल फीता में बांधे हैं, मतलब लाल का मतलब है रेड, और रेड का मतलब है यहाँ पे एकदम स्थित रहना, रुका रहेगा बस वो, ठीक है, वो खुल नहीं सकता, तो लाल फीताशाही वही है, ठीक है यहाँ पे। तो ये सब थोड़ा सा कमियां है हमारे देश का, तो उसको हम लोग को देखना पड़ेगा, चुनौती के रूप में सामने आती है। उसके बाद से देखिए, अब तटीय रुपए व्यापार केंद्र स्थापित करना, अन्य देशों के साथ मुद्रा विनिमय समझौते में प्रवेश करना और व्यापार निपटान में रुपया के उपयोग को बढ़ावा देना इसमें शामिल है। उसके बाद से ये कम मुद्रास्फीति कैसे होगा, कैसे ये हमारी चुनौती है। देखिए, कम मुद्रास्फीति का मतलब हम लोग क्या समझते हैं। कम स्फीति का मतलब एक डायरेक्शन तो ये भी होगा ना कहीं गरीबी है हमारे देश में। कैसे? मुद्रास्फीति कब आता है, जब लोग बाजार में बहुत ज्यादा पैसा डालने लग जाते हैं, आवश्यकता से अधिक सामान को खरीदने लगते हैं, आवश्यकता से अधिक उपयोग करने लग जाते हैं। ये सब कैसे करेंगे लोग, जेब में पैसा रहेगा तभी तो इस तरीके से करेंगे। अगर ये लोग ज्यादा आवश्यकता से ज्यादा जरूरत की चीजें खरीदने लगेंगे तो फिर उस चीज का प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ेगा तो फिर मुद्रास्फीति बढ़ेगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगा तो फिर उसको मेंटेन करने के लिए भी लोग उस तरीके से कमा भी रहे हैं तो मेंटेन हो जाएगा। मुद्रास्फीति का मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए, एक लेवल होना चाहिए मुद्रास्फीति का, जो लेवल हमारे देश में अभी उस तरीके का नहीं है, कहने का मतलब ये, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर आप पूरी तरीके से गरीब हैं, मान के चलिए एक कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति और एक मजदूर व्यक्ति जो काम करा, वो इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए दाल रोटी का जो प्राइस है एक है, ठीक है। आप एग्जाम्पल के लिए सोचिए कि अगर इसमें 10 रुपए बढ़ा तो ये इसको मेंटेन करने में कोई दिक्कत नहीं, ये मेंटेन करने में परेशान हो जाएगा अगला आदमी, मजदूर आदमी। अगर ये सभी में इस तरीके का अगर हो तो थोड़ा सा 10 रुपए 20 रुपए बढ़ेगा तो ये लोग मेंटेन कर सकते हैं ना, मुद्रास्फीति थोड़ा सा बढ़ गया ना, लेकिन ये लोग मेंटेन कर लिए, इतने सक्षम हो गए। तो ये स्थिति को दर्शाता है यहाँ पे, ठीक है। हल्का मुद्रास्फीति होना चाहिए, मतलब एक नॉर्मल, उससे ज्यादा नहीं कम नहीं, यहाँ पे कम मुद्रास्फीति बोला जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे। राजनीति का स्थिरता बताने की जरूरत नहीं है। युद्ध और प्रतिबंध जैसे भू राजनीतिक कारक किसी मुद्रा के अंतरराष्ट्रीयकरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। युद्ध और प्रतिबंध किसी भी चीज पे प्रभाव डालते हैं, तो मुद्रा को तो छोड़ ही दो, हर एक चीजों पे प्रभाव डालते हैं। भारत को अन्य देशों के साथ स्थिर संबंध रखने और भू राजनीतिक संघर्षों में फंसने के बजाय बचने की जरूरत है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में रुपया के उपयोग को प्रभावित कर सकते हैं। ये भी सही है। किसी भी तरीके का अगर हम लोग जैसे लफड़े में अभी यूक्रेन का स्थिति क्या हो गया है, अब उसको फिर से अपना इकोनॉमी को बेहतर करने में समय लगेगा, रूस भी उसी में फंसा हुआ है। ये सारी चीजें भू राजनीतिक चीजों में पढ़ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, कहीं ना कहीं हम लोग को हमारा जो रुपया है अंतर्राष्ट्रीयकरण को करने में, उसको बढ़ावा देने में ये चुनौतियां सामने आती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा जो आज का करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा लगा होगा तो जरूर चैनल को लाइक कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि रोज आपको इस तरीके से नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप बहुत अच्छे से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, इस तरीके का वीडियो अभी रेयर ही मिल रहा है ना, क्योंकि ये सब क्या है, पूरे शुद्ध हिंदी में आपको, द हिंदू में हम लोग सबसे ज्यादा हिंदी मीडियम के लोग पीछे हुए हैं, तो उस चीज को मैं पूरा करने का मेरा ये उद्देश्य है। तो आप लोग भी उसका साथ दे सकते हैं लगातार शेयर करके, सब्सक्राइब करके। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।